कंपनी का मालिक अपनी बेटी की शादी मुझसे कराना चाहता था। इसलिए मैंने अपनी जाहिल पत्नी पर जुल्म करना शुरू कर दिए ताकि वो खुद मुझसे तलाक लेकर भाग जाए। मैंने अपनी जाहिल पत्नी पर बहुत जुल्म करे, पर उसने तलाक नहीं मांगी। तंग आकर मैंने खुद ही उसको तलाक दे दी और कंपनी की मालकिन से शादी कर ली। अब मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता और ऐश करता। कई साल बाद मेरी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया और उसने मुझ पर फ्रॉड का केस डालकर मुझे जेल भिजवा दिया। फिर कोर्ट में केस पहुंचा तो वहां की जज को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि वो तो मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो मैं बड़े गर्व से गांव लौटा। सोचा कि अब मैं अपने पेरेंट्स की आंखों में वो खुशी देखूंगा जो एक बेटे को कामयाब देखकर हर माँ बाप की आंखों में आती है। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो मेरे लिए पहले से ही फैसला कर चुके हैं। मुझे बताया गया कि मेरे पापा के एक बहुत खास दोस्त की बेटी शीतल मेरी जिंदगी की साथी बनेगी। मैंने जैसे ही सुना मेरे दिमाग में एक चुभन सी महसूस हुई। शीतल का नाम मेरे लिए किसी बोझ और बेकार चीज़ की तरह था। उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, बस मुझे उसके नाम से ही नफरत थी। ये नाम मुझे कमज़ोरी, कैद और बेबसी का एहसास दिलाता था। शीतल का नेचर कैसा था, वो मेरे लिए बिल्कुल बेमायने थी। वो खूबसूरत तो थी, ये सच था, लेकिन मैं हुस्न पर मरने वाला नहीं। मैं हमेशा सोचता कि मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले अपनी अकल से करूँगा, ना कि किसी के चेहरे को देखकर। मैं सिर्फ खूबसूरती की बुनियाद पर किसी को अपना साथी नहीं बनाना चाहता था। मैंने फौरन मना कर दिया। मैंने पापा से कहा कि मैं इस गांव की लड़कियों से शादी नहीं करना चाहता। मैंने समझाने की कोशिश करी कि मैं एक पढ़े लिखे और ऊंचे ख्यालात रखने वाली लड़की से शादी करना चाहता हूँ। ऐसी लड़की होनी चाहिए जो मेरे नज़रिए को समझे, मेरे साथ ज़िंदगी के सपने देखे और मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। पर मेरी बात का असर उल्टा हुआ। मेरे मना करने के बाद जैसे घर में भूकंप ही आ गया। पापा की आवाज़ गरजने लगी, हमने तुझे पैदा करा, तुझे पाला, तेरे लिए अपनी ज़िंदगी की सब खुशियाँ कुर्बान कर दी, और अब तू हमारा फैसला नहीं मानेगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि क्या माँ बाप अपनी मोहब्बत के बदले ये कीमत वसूल करते हैं कि औलाद उनके हर फैसले को चुपचाप मान ले। मेरी माँ जो हमेशा मेरे लिए नरमी से बात करती, वो भी आज एक जज्बातों का हथियार बन गई। हमने तेरे लिए अपना सब कुछ दिया, तेरे लिए पापा ने अपनी सेहत खराब कर ली, मैंने तेरे लिए अपना जेवर तक बेच दिया ताकि तू शहर में पढ़ सके। अब तो इतना नमक हराम हो गया है कि हमारे लिए कुर्बानी भी नहीं दे सकता। उनकी बातें मेरे दिल पर किसी तेजधार चाकू की तरह लग रही थी। क्या मैंने अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं किया था? क्या मैंने उनके लिए अपनी खुशियों को कुर्बान नहीं किया? मेरी माँ रोती रही, पापा की तबीयत बिगड़ने लगी और उनकी हालत देखकर मैं खुद को एक बेरहम बेटा समझने लगा। मुझे एहसास दिलाया गया कि अगर मैंने मना कर दिया तो मैं सबसे बड़ा नाशुल्क साबित हो जाऊंगा। 2 दिन में तो मेरे पापा भी चरपाई से उठ नहीं सके। मेरी माँ का ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि वो भी लेट गई। पूरे खानदान में ये खबर फैल गई कि मैंने शादी से मना करके अपने माँ बाप को इस हाल में पहुँचा दिया है। मुझे हर तरफ से दबाव का सामना करना पड़ा। रिश्तेदारों की बातें, खानदान की जहर भरी नज़रें, गांव की औरतों की बातें। मैं सोच रहा था कि क्या सच में मैं इतना बुरा हूँ? क्या एक बेटे का फ़र्ज़ यही होता है कि वो अपनी ज़िंदगी के सब फैसले सिर्फ अपने माँ बाप की खुशी के मुताबिक करे? क्या मेरी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए? लेकिन मैं खुद को जितना भी मजबूत समझता, मैं अंदर से उतना ही टूट चुका था। मैंने हार मान ली थी कि हाँ, मैं शीतल से शादी कर लूँगा। ये बात बोलना मेरे लिए किसी जंग लड़ने से कम नहीं था। जैसे मैंने अपनी सारी खुशियाँ, ख्वाहिश, अपने सपने, अपनी खुददारी सब एक पल में कहीं कैद कर दी हो। मेरे ये कहने के बाद जैसे सबके चेहरे खिल उठे। पापा ने गहरी सांस ली, माँ की आंखों में सुकून आ गया और गांव वालों ने मेरे खिलाफ जुबान बंद कर ली। मेरे लिए ये सब एक जीते जागते इंसान के मर जाने के बराबर था। अब मेरी शादी की तैयारी होने लगी और मैं एक तमाशा बन गया। घर में शादी की धूम मची हुई थी। औरतों की हंसी, मेहंदी की खुशबू, रिश्तेदारों की चहल पहल, सब कुछ वही था जो गांव की शादियों में होता है। लेकिन मैं इस सारे हंगामे में एक अजनबी बनकर घूम रहा था। ये सब मेरे लिए खुशी की जगह एक सज़ा थी, एक जाल जिसमें मेरे माँ बाप ने ही मुझे फंसा दिया। शीतल, जिसे मैंने कई सालों से नहीं देखा था, अब बार बार नज़रों के सामने आने लगी। वो मेरे घर में चलती फिरती नजर आती, कभी किसी औरत के साथ बैठती हंसती, कभी किचन में कोई काम करती। मैंने जैसे ही उस पर पहली नज़र डाली, वही ख्याल दिल में आया जो पहले भी था। देखने में बुरी नहीं थी, लेकिन फिर फौरन मेरे दिमाग में उसके बारे में पुरानी बातें गूंजने लगी। शीतल को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बचपन से ही सब कहते थे कि वो किताबों से दूर भागती है।
गांव की वो आम सी लड़की जिसकी दुनिया सिर्फ खाने पकाने और घर के कामों तक ही थी। और मुझे ऐसी औरत से घबराहट होती थी जो जिंदगी में कोई सपना नहीं रखती, जो सिर्फ पुरानी रिवायतों के साए में जीने के लिए पैदा हुई हो। मुझे मेरे माँ बाप की बातों पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता था। वो जब भी शीतल की तारीफ करते मेरा खून खोलने लगता। वो कहते वो बहुत अच्छी है, वो बहुत सलीका रखने वाली है, वो सबका बहुत ख्याल रखती है। ये सब सुनकर जैसे जहर चढ़ जाता। ये सब बातें मेरे लिए फजूल थी। मुझे ऐसी औरत चाहिए थी जो मेरे साथ चले, जो मेरे बराबर खड़ी हो, जो मेरे दिमाग की सतह तक पहुँचे। और शीतल तो मेरी सोच से भी बहुत दूर थी। मुझे एहसास हो गया कि मेरे माँ बाप ने मेरे साथ धोखा किया है। उन्होंने मेरी पसंद, मेरी ख्वाहिशों और मेरी मर्जी को नज़रअंदाज कर दिया और मेरे लिए ऐसी औरत चुनी जिसका मुझसे कोई भी जोड़ नहीं। मैं अपने दिल में अपने माँ बाप के लिए भी गुस्सा भरने लगा था। मेरे कुछ दोस्त जो शहर में मेरे साथ थे, वो शादी में आना चाहते थे। मैंने उन्हें बुलाया क्योंकि कम से कम वो यहाँ होंगे तो मैं घुटन जैसे माहौल से थोड़ा सुकून महसूस कर सकूंगा। लेकिन जब उसे पता चला कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो पहले तो वो बहुत ज़्यादा हंसे, मेरा मजाक बनाया। फिर जब मेरी हालत देखी तो हमदर्दी करने लगे। शादी हो गई, सब रस्में पूरी हो गई। गांव की रस्म और रिवाज के मुताबिक मैंने वो कपड़े पहने जो मुझे पसंद भी नहीं थे। मैंने वो रिवायती अंदाज अपनाया जो मुझ पर जचता ही नहीं था। मैंने शीतल के साथ शादी कर ली, जो मैं हरगिज नहीं करना चाहता था। मेरे अंदर नफरत और गुस्से की आग भड़क रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। रात का वक्त आ गया, मेरे दोस्तों ने मुझे घेर लिया और तरह तरह की बातें करने लगे। गांव की लड़कियां भी अब होशियार हो गई हैं, ज्यादा नरमी दिखाई तो तेरे सर पर चढ़ जाएगी। पहले दिन ही उसे उसकी औकात याद दिला देना, और वरना सारी जिंदगी ये तेरे सर पर सवार रहेगी। मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास उभरने लगा, जैसे ये सच हो, जैसे मैं सच में एक ऐसे इम्तिहान में हूँ जहाँ मुझे अपने हक के लिए लड़ना है। मैंने अपने अंदर एक फैसला कर लिया। ये लड़की मेरे लिए किसी भी हैसियत में काबिल ही नहीं है। मेरे जैसे आदमी के लिए ये किसी सज़ा से कम नहीं। मैं उसे अपने करीब भी नहीं आने दूंगा। मैं उसे अपने दिल में जगह देने का सोच भी नहीं सकता। मेरे दिमाग में एक ही रास्ता आया, मैं उसे तलाक दे दूंगा। लेकिन सीधा तलाक देने से सब मेरे खिलाफ हो जाएंगे। माँ बाप, खानदान, गांव के लोग सब मुझे मुजरिम बना देंगे। मुझे ऐसा रास्ता निकालना था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। मैंने फैसला कर लिया कि मैं ऐसा माहौल बना दूंगा कि वो खुद कहे मैं उस इंसान के साथ नहीं रह सकती, मुझे आज़ादी चाहिए। मैं उसे इतना नज़रअंदाज करूंगा, इतनी बुरी तरह से उसके साथ रहूंगा, उसको तंग करूंगा कि वो खुद ही तलाक मांग लेगी। ये सोचते हुए मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। मेरी आंखों में गुस्सा था, मेरे कदमों में बेचैनी। आज मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो रही थी, लेकिन ये शुरुआत खुशी की नहीं, नफरत की थी। मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ। वो दुल्हन बनी हुई, घूंघट किए हुए पलंग के किनारे पे बैठी हुई थी। कमरे में हल्की सी रोशनी और माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। मैं दरवाज़ा बंद करके कुछ लम्हे वहीं खड़ा रहा। दिल में नफरत के एहसास को और ज़्यादा गहरा करने के लिए मैंने खुद को याद दिलाया कि ये सब मेरे खिलाफ एक साजिश है, मेरे माँ बाप की ज़बरदस्ती है, और मैं किसी भी हाल में उसको अपनाऊंगा नहीं। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। वो अपनी जगह बैठी रही, हल्की सी काँप रही थी। शायद वो घबराई हुई थी, या शायद हर नई नवेली दुल्हन की तरह अपने दिल में हजारों सवाल लिए हुए बैठी थी। मैंने उसे नज़रअंदाज करते हुए अपनी घड़ी उतारी, कोट कुर्सी पर डाला और जूते निकालकर एक तरफ रख दिए। कमरे में सिर्फ मेरी हरकतों की आवाज़ थी। वो बिल्कुल चुप थी। अब मैं उसके पास खड़ा हुआ, लेकिन मैंने उसके घूंघट को हाथ नहीं लगाया। मैंने उससे कोई प्यार भरी बात नहीं करी, बस सख्ती से इतना कहा, ये सब मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ है और मैंने ये शादी सिर्फ अपने माँ बाप के दबाव में आकर करी है। मैंने सीधा कह दिया, इस रिश्ते में कोई भी जज्बात नहीं है, कोई प्यार नहीं है, और उसे ये बात पहले जान लेनी चाहिए। वो चुप रही। मैंने सोचा शायद रोने लगेगी, शायद कोई बात करेगी, शायद कुछ कहे, लेकिन नहीं, वो बस चुपचाप बैठी रही। मैं उसके कुछ रिक्वेस्ट करने का इंतज़ार कर रहा था, पर वो ऐसे खामोश रही जैसे ये सब उसके लिए कोई हैरानी की बात ही नहीं हो। मुझे उसकी ये खामोशी और ज़्यादा चुभने लगी। मैं चाहता था कि वो कुछ करे, कुछ तो रिक्वेस्ट करे, कोई बहस करे, कोई बात कहे, ताकि मैं अपनी नफरत उस पर और ज़्यादा भड़का सकूं। लेकिन उसकी खामोशी ने मुझे चुप करा दिया। मैं कुछ देर उसे देखता रहा, फिर कमरे की दूसरी तरफ चला गया। मैंने जानबूझकर उस पर एक नज़र भी नहीं डाली। मुझे उसको ये एहसास दिलाना था कि वो मेरी ज़िंदगी में एक गैर ज़रूरी इंसान है। वो एक ऐसी चीज़ है जिसे ज़बरदस्ती मेरे साथ जोड़ दिया गया है, और मैं उसे किसी भी तरह से अपनाऊंगा नहीं। कमरे में वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था।
मैं बिस्तर के दूसरे किनारे पर जाकर लेट गया और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मैंने खुद को समझाया कि यही तरीका सही है। मैंने अपना रास्ता चुन लिया और मुझे उस पर कायम ही रहना है। रात की खामोशी में मैंने सुना कि वो हल्के से सांस ले रही थी। शायद रो रही थी या शायद नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी आंखें बंद करी और खुद को याद दिलाया कि मुझे उस रिश्ते से तंग आकर खुद को छोड़ने पर मजबूर करना है। मैंने सख्ती से कहा था कि वो बिस्तर से उठे और नीचे ज़मीन पर सो जाए। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा, जैसे मेरी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही हो। मैं जानता था कि वो अंदर से घबरा गई होगी, लेकिन मैंने कोई परवाह नहीं की। मैंने दोबारा उसे सख्ती से कहा कि उसे बिस्तर छोड़ना होगा। कमरे में बिस्तर के अलावा कोई आराम की जगह नहीं थी। सोफा होता तो वो शायद वहाँ सो सकती थी, लेकिन यहाँ गांव में सोफे का ख्याल भी नहीं। एक कोने में लकड़ी की चारपाई रखी हुई थी, लेकिन वो एक के ऊपर एक रखी थी, जिन पर सो नहीं सकते। पर शीतल पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई थी। उस पर पुरानी दरी बिछी हुई थी। मैंने दोबारा उससे गुस्से से कहा कि नीचे ज़मीन पर सो जाओ। शीतल ने मुझे 2 पल के लिए खामोशी से देखा। उसकी आंखों में हैरत थी, शायद दुख भी। मैंने उसकी आंखों की तरफ देखने की ज़रूरत मैंने उसकी आंखों की तरफ देखना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने सोचा कि कोई ज़िद करेगी, शायद मिन्नतें करे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी आवाज़ में और सख्ती पैदा करी और कहा कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है क्या? मैं थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ। मेरा मुँह क्या देख रही हो? मेरी बात पूरी होने से पहले ही मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर से हटा दिया। वो लड़खड़ाकर खड़ी हुई, लेकिन कुछ नहीं बोली। शायद उसके पास शब्द नहीं बचे थे। मैंने कोई परवाह नहीं करी और सीधा बिस्तर पर लेट गया। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मैं जानता था वो कुछ लम्हे वहीं पर खड़ी रही होगी। शायद सोच रही होगी कि जो कुछ हो रहा है क्या ये सच है, या वो कोई बुरा सपना देख रही है। शायद उस वक्त वो अपनी तकदीर पर अफसोस कर रही होगी। शायद वो सोच रही होगी कि उसका पति ऐसा क्यों कर रहा है। शायद वो यही सोच रही होगी कि ये सब कुछ किस तरह बर्दाश्त करे। कुछ देर के बाद मैंने महसूस करा कि वो ज़मीन पर बैठ गई। मैंने करवट बदल ली। रात बीत गई और मैं बहुत सुकून के साथ सो गया। शीतल ने शायद पूरी रात जागकर गुजारी होगी या ठंडे फर्श पर लेटने की कोशिश की होगी। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो अभी भी ज़मीन पर बैठी हुई थी। उसकी हालत अजीब लग रही थी, जैसे रात भर नींद नहीं आई हो। लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान देना ठीक नहीं समझा। मैंने नज़रअंदाज किया और कमरे से बाहर निकल आया। जैसे ही कमरे से बाहर निकला, घर के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस करी। मम्मी पापा रिश्तेदार सब परेशान लग रहे थे। मैंने माथे पर बल डाले और पूछा कि क्या हुआ। मम्मी की आवाज़ काँप रही थी। उन्होंने कहा कि शीतल की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, उसे फ़ौरन से अस्पताल ले जाना होगा। मैंने लापरवाही से कंधे झटक दिए और कहा अगर उसे बुखार हो गया था तो ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं। लेकिन सब लोग ऐसे घबरा रहे हैं कि जैसे कोई प्रलय ही आ गया हो। मैंने मम्मी की तरफ देखा, उनकी आंखों में गुस्सा था। पापा ने मुझे अजीब नज़रों से घूरा, जैसे वो मेरे इस बिहेवियर को समझ चुके हों। शीतल को गाड़ी में बिठाया गया और पापा उसे अस्पताल ले गए। मैं वहीं पर खड़ा रहा। सब देखते रहे, लेकिन मेरे अंदर कोई हमदर्दी नहीं जागी। सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई बहुत बड़ा गुनाह कर चुका हूँ। शायद उनके दिमाग में यही ख्याल आया होगा कि मैंने शीतल को कोई तकलीफ दी है। मैंने कुछ कहने की ज़रूरत महसूस नहीं करी। अगर वो सोच रहे थे कि मैंने उसके साथ कोई अत्याचार करा है तो सोचते रहे, मुझे उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शाम को जब पापा और मम्मी वापस आए तो उनके चेहरे पर सख्ती थी। वो सीधा मेरे कमरे में आई और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। मम्मी ने गुस्से से कहा कि तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? वो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी साथी है, पर तुमने पहले ही दिन उसे ऐसी सज़ा दी कि वो बीमार ही पड़ गई। पापा ने भी सख्ती से कहा कि शीतल जैसी शरीफ और अच्छी लड़की तुम्हें कहाँ मिलेगी। पूरे गांव की सबसे ज़्यादा अच्छी, सबसे खूबसूरत लड़की है। माँ ने अपनी आंख नम करते हुए कहा कि ये वही शीतल है जो बचपन में तुम्हारे पीछे पीछे फिरती थी, तुम्हारे लिए खाने लेकर आती थी, और अब उसके साथ ऐसा सलूक कर रहा है। मैं खामोशी से खड़ा रहा। अंदर से मैं जल रहा था, लेकिन ये पछतावे की आग नहीं थी, बल्कि गुस्से की आग थी। मुझे उनकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं बस यही सोचता जा रहा था कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। मेरे माँ बाप ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरी मर्ज़ी के बिना मुझे बांध दिया। माँ की आंखों में एक उम्मीद थी कि मैं माफ़ी मांगूंगा, कुछ कहूँगा, शायद शीतल के साथ अच्छा सलूक करने का वादा कर लूँगा। लेकिन मैंने उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया। मैंने उनसे तेज़ आवाज़ में कहा कि मुझे कोई लेक्चर नहीं दे। मैंने सिर्फ एक रात गुजारने पर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। अगर वो बीमार हो गई तो ये उसका मसला है। मेरी बात माँ के दिल पर बिजली की तरह गिरी।
पापा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने एक गहरी सांस ली और वो कमरे से बाहर निकल गए। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा, सोचता रहा कि ये सब खत्म होगा। मुझे अपनी शादी की सच्चाई से नफरत होने लगी थी, शीतल से नफरत होने लगी थी, यहाँ तक कि खुद से भी नफरत होने लगी। मुझे अपने दोस्तों की बातें याद आई जो कह रहे थे कि शादी करके मैं फंस जाऊंगा। उनकी बातें सच निकली। कुछ लम्हे के बाद मैंने दरवाज़ा बंद करा और बिस्तर पर बैठ गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद से वादा करा कि मैं शीतल को कभी भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। मैं उसको वो जगह नहीं दूंगा जो एक पत्नी को मिलनी चाहिए। ये शादी मेरे लिए एक बोझ थी, एक ज़बरदस्ती का सौदा। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि मैं उसको छोड़ने पर मजबूर कर दूंगा। वो खुद इस रिश्ते से तंग आ जाएगी और खुद ही मुझसे तलाक मांग लेगी। और जब वो खुद चली जाएगी तो मेरे मम्मी पापा के पास कोई भी शिकायत करने का हक नहीं रहेगा। यही मेरा प्लान था और मैं उसे हर हाल में पूरा करके रहूंगा। शीतल के साथ मैंने कभी अच्छे तरीके से बात नहीं करी। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी, न उसकी पसंद न उसके सपनों और ख्वाहिशों की। वो बस मेरे लिए एक ज़रूरत थी, जो खाना बनाती थी, घर के सारे काम करती और मेरे मम्मी पापा को खुश रखती। मैंने कभी नहीं सोचा कि वो एक जीती जागती इंसान भी है, जिसके अपने जज्बात हैं, एहसास हैं, जिसके अपने सपने हैं। वो मेरी हर बात बर्दाश्त करती रही। मैं जब चाहता उस पर गुस्सा निकाल देता, सख्ती से बातें करता और कभी कभी तो सिर्फ अपनी तबीयत के बोझ को हल्का करने के लिए उसे बेवजह बुरा भला भी कह देता। लेकिन शीतल ने कभी कोई शिकायत नहीं करी। मैं जानता था कि आम लड़कियां इतना बर्दाश्त नहीं करती, पर शीतल पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई थी। शायद वो सब्र की आखिरी हद को भी पार कर चुकी थी। घर के बाहर सबको लगता कि मैं और शीतल आम जोड़े की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि वो घर के हर काम में बेहतर, हर वक्त साफ सुथरी रहती, हर चीज़ को मेरे मम्मी पापा का हर हुक्म पर अच्छे से पेश आती। लेकिन कमरे में जब हम दोनों अकेले होते तो मेरी तरफ से सिर्फ बदसलूकी ही मिलती। मैंने कभी उसे इज्जत नहीं दी, कभी नरमी से बात नहीं करी, कभी उसकी आंखों में देखकर उसका हाल नहीं पूछा। वो खामोशी से सब कुछ सहती रही। 1 साल गुजर गया और उस 1 साल में मैंने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज किए रखा। वो जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा थी जिसे मैं अपनाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वो खुद को मेरी जिंदगी से निकालने के लिए भी तैयार नहीं थी। उसके अंदर सब्र था, या शायद वो किसी चीज़ की उम्मीद लगाए बैठी हुई थी कि मैं बदल जाऊंगा, एक दिन मैं उसे अपना लूंगा। फिर एक दिन वो वाकया पेश आया जिसने मेरी जिंदगी को एक नए मोड़ पर ले आया। मेरे पापा इस दुनिया से चले गए। पापा मेरे लिए हमेशा एक रुकावट की तरह थे। मैंने उनकी सख्त नज़र, उनके उसूल और उनकी बातें कभी पसंद नहीं की। वो हमेशा मुझे ज़िंदगी के सही और गलत रास्ते के बारे में समझाते रहते, और मैं जानता था कि जब तक वो ज़िंदा हैं मैं खुलकर अपनी ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। उनके जाने के बाद मुझे लगा अब मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ, जब जो चाहूँ कर सकता हूँ। पापा की मौत के कुछ ही दिन के बाद मैंने शीतल को भी तलाक दे दी। वो हैरत से मेरी तरफ देखती रह गई, जैसे मैंने उसके पैरों तले से ज़मीन ही खींच ली हो। शायद वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं उसे इस तरह छोड़ दूंगा। वो इतना सब कुछ बर्दाश्त करती रही और बदले में मैंने उसे क्या दिया? एक तलाक, एक कागज़ का टुकड़ा जो उसके सपनों, उसकी उम्मीद और उसके सब्र की कई हदों को मिट्टी में मिला गया। फिर मैंने माँ से कहा कि मैं शहर जा रहा हूँ और उन्हें ये यकीन दिलाया कि मैं उन्हें हर महीने पैसे भेजता रहूँगा, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी खुद जीनी है। माँ ने बहुत रोका, बहुत समझाया, लेकिन मैंने कुछ नहीं सुना। मैंने बस अपना सामान उठाया और निकल गया। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। मैंने एक पत्नी को झटका दिया, एक माँ को अकेला छोड़ दिया और खुद अपनी ख्वाहिशों के पीछे भाग निकला। मैं शहर आ गया और यहाँ एक कंपनी में नौकरी मिल गई। कंपनी के मालिक की बेटी करीना से मेरी मुलाकात हुई। वो एक नए माहौल में रहने वाली कॉन्फिडेंट लड़की थी। वो एक्सरसाइज से अपनी बॉडी को मेंटेन रखने वाली, महंगे कपड़े पहनने वाली, अंग्रेजी बोलने वाली, बिल्कुल वैसी लड़की जैसी लड़कियों का मैं सपना देखा करता था। मुझे वो पहले ही नज़र में पसंद आ गई और हैरानी की बात यह थी कि वो मुझ पर पहले ही फिदा हो गई। उसे भी मैं पसंद आने लगा। हमारी दोस्ती दिन ब दिन बढ़ने लगी। वो हर मौके पर मेरी तारीफ करती, मुझे तोहफे देती, अच्छा महसूस कराती और मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद ये वही ज़िंदगी है जिसका मैं हकदार हूँ। करीना मेरे लिए वो सब कुछ थी जो शीतल नहीं बनी। वो ऊंचे ख्यालात रखने वाली, खुलकर बात करने वाली लड़की थी, अपनी मर्जी की मालिक। उसके अंदर किसी किस्म की झिझक बाकी नहीं थी, ना ही पाबंदियों का एहसास। मैं उसके साथ वक्त गुजारने लगा, उसके साथ खाने पर जाने लगा,
मुझे ऐसा लगता कि मैं पहली बार अपनी ज़िंदगी को खुलकर जी रहा हूँ। फिर एक दिन करीना ने मुझे प्रपोज़ किया। मुझे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे इतनी खूबसूरत और शानदार लड़की से शादी करने का मौका भी मिलेगा। लेकिन ये सच था और मैंने फ़ौरन हामी भर ली। मेरे लिए तो ये ऐसा ही था जैसे किसी अंधे को दो आंखें मिल गई हो। अब मैं अपनी ज़िंदगी के उस रास्ते में दाखिल होने वाला था जहाँ सब कुछ मेरे मुताबिक होगा, जहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी, कोई पुरानी रस्म और रिवाज नहीं होंगे, कोई पाबंदियाँ नहीं होगी। लेकिन शायद मैं नहीं जानता था कि ज़िंदगी का असली सबक अभी बाकी था। करीना से शादी के बाद मेरी ज़िंदगी एक हसीन सपने की तरह बन गई, जिसमें हर पल खूबसूरती से भरा हुआ था। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी ज़िंदगी इस तरह पल भर में बदल जाएगी, कि मैं एक आम इंसान, एक दौलतमंद खानदान का दामाद बन जाऊंगा और मेरे पास वो सब कुछ होगा जिसका मैंने कभी सपना देखा था। करीना के मम्मी पापा के पास बहुत ज़्यादा दौलत थी और करीना उस दौलत को किसी रुकावट के बिना खर्च करना जानती थी। पैसा उसके लिए पानी की तरह था जो बहता ही चला जाता। वो महंगे होटल में खाना खाती, ब्रांडेड कपड़े पहनती और उसे हर नई जगह, नए शहर को एक्सप्लोर करने का शौक था। मैंने भी उसकी आदतों को अपना लिया। हमारी ज़िंदगी बेफिक्री और ऐश में गुजर बसर हो रही थी। करीना ने अपने प्यार का सबूत देते हुए मुझे अपनी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट भी दिलवा दी। अब मैं सिर्फ उसका पति ही नहीं बल्कि एक बड़े कारोबार का ज़रूरी हिस्सा भी बन चुका था। मुझे ऑफिस में एक अलग दबदबा हासिल हुआ। लोग मेरे आगे पीछे फिरते, मेरे फैसले की रिस्पेक्ट करते और हर कोई मेरी पोस्ट को देखकर हैरान होता और बाद में गर्व करने लगे। कुछ ने मेरी कामयाबी को जहर का नशा बना लिया। अपनी पत्नी के पैसों पर अय्याशी कर रहा है। ये बात कई बार मेरे कानों में पड़ी, पर मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं जानता था कि दुनिया के लोग कभी किसी के बारे में अच्छी बात नहीं करते। उन्हें हमेशा दूसरों की खुशी में सिर्फ कमी निकालने की आदत होती है। करीना सच में एक अच्छी लड़की थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती, हर वक्त मुझे घूमने फिरने के लिए तैयार मिलती और मुझे ज़िंदगी के उन रंगों से रोशन करवा रही थी जिन्हें मैं पहले जानता था। एक दिन मुझे माँ की याद आई। मैंने करीना से कहा कि हम गांव चलते हैं, माँ से मिलेंगे और उन्हें बताएंगे कि हमने शादी कर ली है। उसने हैरानी से देखा और बोली कि मैं गांव में 1 घंटा भी नहीं गुजार सकती। ये बात मेरे लिए बहुत अजीब थी। मैंने सोचा कि कम से कम वो मेरे खातिर गांव जाने पर राज़ी हो जाएगी, पर उसने इतनी बुरी तरह से मना कर दिया। फिर वो खुद ही एक बात कहने लगी कि तुम अपनी माँ को यहाँ पर बुला लो। मुझे ये मशवरा अच्छा लगा, पर करीना की अगली बात ने मुझे चौंका दिया। वो बोली, लेकिन एक बात याद रखना, उन्हें यहाँ पर हमेशा के लिए मत रख लेना। मुझे अपनी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तुम्हारी माँ को ज़्यादा टाइम के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बात खतरनाक थी, पर उसने ऐसी नरमी से कही कि मुझे बुरा नहीं लगा। शायद मैं इतना बदल गया था कि अब रिश्तों की उन नज़ाकतों को महसूस करना छोड़ चुका था। फिर मैंने कहा, ठीक है, मैं कभी उन्हें बुला लूँगा और 1-2 दिन में वापस भी भेज दूँगा। उसने तसल्ली से सर हिलाया और कहा, हाँ, यही ठीक रहेगा। जिंदगी इसी तरह चलती रही, पर वक्त के साथ साथ मुझे महसूस होने लगा कि करीना एक अच्छी पत्नी साबित नहीं हो रही। वो एक आज़ाद रहने वाली, अपनी मर्जी की मालिक थी, जो सिर्फ अपनी मर्जी से जीती। उसके लिए शादी का मतलब बस एक खेल था, पर उसमें वो नहीं था जो एक अच्छी पत्नी में होती है। करीना ने कभी मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ना ही वो मेरी ज़रूरत का ख्याल रखती जिस तरह शीतल रखा करती थी। मैंने महसूस करा कि वो मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल तो रखती है, पर उसने अपनी ज़िंदगी मेरे साथ बाँटी नहीं। वो अपने उसूलों पर चलती थी और मैं बस एक साथी के तौर पर उसके साथ रहा। फिर उसने एक और बात कह दी जो मेरे लिए हैरान कर देने वाली थी, कि मैं बच्चे पैदा नहीं करना चाहती। ये सुनकर मुझे धक्का सा लगा। मैंने पूछा, क्यों? वो बोली कि बच्चों को पालना बहुत झंझट का काम है। मैं अपनी आज़ादी उनके लिए कुर्बान नहीं कर सकती। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। मेरे ख्याल में बस यही बात थी कि शादी के बाद बच्चे ही जिंदगी का हिस्सा होते हैं, पर करीना की सोच अलग थी। मैंने उस पर जोर देना ठीक नहीं समझा। दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। जैसे जैसे वक्त गुजरा, मैंने करीना की जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू देखे जो मुझे बहुत बुरे लगे। उसके कुछ लड़के दोस्त भी थे जो अक्सर उससे मिलने आते रहते, उसके साथ बैठकर बातें करते और बहुत फ्रैंक होकर उसके साथ रहते। पहले तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर फिर मुझे महसूस होने लगा कि ये आम बात नहीं है। एक दिन मैंने करीना से कहा, तुम्हें उन मर्दों से इतना फ्रैंक होकर बात करने की क्या ज़रूरत है? करीना ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। ये मेरे दोस्त थे जिस तरह तुम्हारे दोस्त हैं। मैंने सख्ती से कहा, मर्द और औरत की कभी दोस्ती नहीं होती है। ये सुनते ही करीना और ज़्यादा भड़कने लगी।
तेज आवाज में बोली, अच्छा तो तुम भी गांव की छोटी सोच रखने वाले आदमियों से एक हो जो औरत की आज़ादी पर शक करते हैं। ये बात मेरे दिल में तीर की तरह लगी। मैं गुस्से में आ गया और हम दोनों के बीच में पहला बड़ा झगड़ा हुआ। करीना अपनी बात पर डटी रही और मैं अपनी बात पर कायम रहा। वो ये करने को तैयारी नहीं थी कि एक शादीशुदा औरत के मर्द दोस्त नहीं होने चाहिए, और ये समझने को तैयार नहीं थी कि उसके दोस्त रखने पर हमारी शादी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। झगड़ा बढ़ने लगा, पर आखिर में मुझे ही हार माननी पड़ी। मैंने खुद ही उसे मनाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारी ज़िंदगी में कड़वाहट आ जाए। लेकिन उस दिन के बाद मेरे दिल में पहली बार एहसास पैदा हुआ कि शायद मैंने गलत फैसला कर लिया है। शायद जो ज़िंदगी मैंने चुनी थी वो रियलिटी या कोई सपना नहीं, बल्कि एक बुरा सपना थी जो मुझे धीरे धीरे अपनी सच्चाई से रोशन करने लगी। वक्त गुजरने के साथ साथ करीना के व्यवहार में कुछ ऐसी बातें नजर आने लगी जो मेरे दिल में अजीब से ख्याल पैदा कर देती। वो बहुत जल्द चीज़ों से बोर हो जाती थी और फौरन नई चीज़ की तरफ चली जाती। एक दिन मैंने उसको फ़ोन पर बात करते हुए सुना। वो हंसते हुए कह रही थी कि अब तो मेरा दिल भर गया है। तुम्हें पता है, जिस चीज़ से मेरा एक बार दिल भर जाए फिर मैं उसकी तरफ देखती भी नहीं और नई चीज़ की तलाश में चली जाती हूँ। उसकी बात मेरे दिमाग में पहुँचने लगी। शायद वो किसी पुरानी चीज़ के बारे में बात कर रही थी, जैसे कोई हैंडबैग या मोबाइल, क्योंकि वो तो रोज़ ही नए नए महंगे ब्रांडेड खरीदती थी। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा वहम पैदा होने लगा कि कहीं वो मुझे भी तो ऐसा किसी की तरह नहीं समझ रही। मैंने इस ख्याल को झटक दिया, पर यह सवाल मेरे ख्याल में घूमने लगा। कुछ दिन बाद ऑफिस में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। कंपनी के कई ऊंची पोस्ट वाले लोग आपस में संजीदगी से बातें कर रहे थे। तभी अचानक एकदम से मीटिंग बुलाई गई, जिसमें करीना के पापा, सीनियर अफसर और कुछ नामामूली लोग मौजूद थे। माहौल में तनाव महसूस हो रहा था। करीना के पापा ने गुस्से में भरी आवाज़ में बताया कि कंपनी में बहुत बड़ा घपला हो गया है। मुझे ये सुनकर धक्का सा लगा। आखिर ये कैसे हो सकता था? कंपनी को अरबों खरबों का नुकसान हो चुका था और अब बाहर की बड़ी कंपनियां कह रही थी कि असल मुजरिम को सामने लाया जाए। वो कह रहे थे कि हमें वो आदमी चाहिए जिसने ये सब कुछ किया, वरना कंपनी पर कानूनी कार्रवाई होगी। मेरे लिए ये सब नाकाबिले यकीन था। मैंने किसी भी गैर कानूनी काम में हिस्सा नहीं लिया। मैंने हमेशा वही फैसला करा जो कंपनी के बेनिफिट में था, और वो भी करीना और उसके पापा की मंजूरी के बाद। पर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मीटिंग रूम में अचानक खामोशी छा गई। करीना के पापा ने गहरी सांस ली और मेरी तरफ उंगली उठाकर बोले, ये सब तुमने करा है। मेरी आंखें हैरत से फैल गई। मैंने हक्का बक्का होकर करीना की तरफ देखा, पर उसके चेहरे पर किसी किस्म की हैरानी परेशानी नहीं थी, बल्कि वो बिल्कुल तसल्ली से बैठी हुई थी। करीना ने भी अपने पापा के इल्ज़ाम की साइड लेते हुए कहा कि मैं ही इसकी जिम्मेदार हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो लोग किस तरह इतनी आसानी से मुझे कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करी कि मैंने कुछ गलत नहीं करा, लेकिन उन्होंने मेरे खिलाफ पहले ही कई कागजातों को तैयार करा रखा था। शाम को जब मैं इस सदमे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे वकील ने मुझे एक और धक्का दिया। उसने बताया कि करीना ने अदालत में डिवोर्स की दरख्वास्त डाल दी है। ये सुनकर मेरा दिमाग बंद हो गया। कुछ देर के लिए मुझे लगा जैसे मैंने कुछ गलत सुना हो। मैंने बेयकीनी के आलम में पूछा कि ये कैसे हो सकता है। वकील ने कहा, करीना ने अदालत में बयान दिया कि मैं एक गैर जिम्मेदार इंसान हूँ और मैंने कंपनी को नुकसान पहुँचाया है, इसलिए वो अब और मेरे साथ नहीं रहना चाहती। वो लम्हा था जब मुझे यकीन हो गया कि करीना ने मेरी ज़िंदगी को सिर्फ एक खेल समझा। वो एक शानदार सपने की तरह आई, मुझे अपनी चमक धमक दिखाई, अपनी दौलत और ताकत से मेरा सब कुछ बदल दिया, और जब उसका दिल भर गया तो मुझे एक बेकार चीज़ समझकर बाहर निकाल दिया। कुछ दिन के अंदर अंदर मुझ पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। करीना और उसके पापा ने अपनी जान बचाने के लिए मुझ पर फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाया था। कंपनी के जाली दस्तावेज पर झूठे सबूत मेरे खिलाफ इस्तेमाल किए गए। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और मुझ पर 420 का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। अब मैं जेल की एक अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ था, जहां हर पल मुझे ये एहसास दिला रहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। करीना, जो मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन हकीकत थी, वही मेरी सबसे बड़ी बर्बादी का कारण बन गई। मैं उस औरत के लिए सब कुछ छोड़ आया था, लेकिन आखिर में उसने मेरे साथ क्या करा? अब मेरा फैसला होने वाला था और मैं उस अंधेरे से भरी कोठरी में बैठा अपनी किस्मत पर मायूस हो रहा था। अगर आज मेरे पापा जिंदा होते तो वो मुझे यहाँ से छुड़ाने के लिए कुछ कर सकते, पर मैं तन्हा था, बिल्कुल अकेला।
जो दोस्त मेरे महफिल में हंसा करते थे, जिनके साथ खुशियों के कई पल गुजारे, वो सब भी पीछे हट गए, जैसे मैं कभी उनकी जिंदगी का हिस्सा था ही नहीं। मेरी माँ दूर किसी गांव में बैठी हुई थी। उनको कानून के बारे में कुछ मालूम नहीं था और मैंने उन्हें ये बताने की हिम्मत भी नहीं करी कि मैं जेल में हूँ। अगर उनको पता चल जाता तो वो जीते जी ही मर जाती। मैं जानता था कि वो मेरे खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाती, पर वो खुद बेबस थी। न उनके पास कोई रेफरेंस था, न कोई ताकत, न कोई दौलत, न किसी से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स। मैं बहुत परेशान था। हर दरवाज़ा बंद नज़र आ रहा था। मेरा वकील भी बेबस दिखाई दे रहा था। वो कहने लगा कि केस मुश्किल तो ज़रूर है, लेकिन हो सकता है कि जज कोई रहम खा ले। जज भी एक औरत थी। सुनने में आया कि वो एक समझदार और ईमानदार औरत है। वकील ने मुझे मशवरा दिया कि मैं उनके सामने मिन्नतें करूं, शायद वो मेरी बात सुन ले और मेरे साथ नरमी बरते। मैंने गहरी सांस ली और खुद को उस पल के लिए तैयार कर लिया जब मुझे अदालत में पेश किया जाना था। अदालत का कमरा भरा हुआ था। जब मुझे पेश किया गया तो मैंने जज की तरफ देखा और मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। जज कोई और नहीं बल्कि शीतल ही थी। ये वही शीतल थी जिसे मैंने कभी बेकार समझा, वही शीतल जिससे मैंने बेवजह नाता तोड़ दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि वो मेरे मुताबिक नहीं, मेरे काबिल नहीं। मेरे दिमाग में एक धमाका हुआ। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और मुझे चक्कर आने लगे। मेरी सांसें तेज हो गई। मैं जैसे ही बेहोश होने के करीब था, अदालत की कार्रवाई रोकनी पड़ी और मुझे फौरन साथ वाले कमरे में ले जाया गया। किसी ने मुझे पानी पिलाया, किसी ने दवाई दी। मैं कुर्सी पर बेहोशी की हालत में बैठा हुआ था कि अचानक दरवाज़ा खुला और शीतल अंदर आ गई। मैंने कमजोरी के आलम में सर उठाया और उसको देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने हल्की सी आवाज़ में कहा, तुम जज कैसे बन गई? शीतल ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि यहाँ पर सवाल ये है कि तुम फिरोट कैसे बन गए। मैं शर्मिंदा हो गया। मेरी नज़रें नीचे झुक गई। मैंने हकलाते हुए कहा कि शीतल, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसा दिया गया है। शीतल हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कुराहट जहर में डूबी हुई थी। उसने कहा कि अब तुम्हें याद आया कि तुम मासूम हो। जब मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, जब मैंने अपनी पढ़ाई छोड़कर तुम्हारी पत्नी बनने का फैसला करा, तब तुमने मुझे क्या समझा था? एक गांव की अनपढ़ जाहिल लड़की। मैं खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। वो बोलती चली गई, तुमने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया, एक पल के लिए मेरे साथ बैठकर बात नहीं करी। अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो तुम्हें पता चलता कि मैं तुमसे भी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। मैंने तुमसे ज़्यादा मेहनत की थी। मैं तुमसे बेहतर थी। मैंने शर्मिंदा होकर कहा कि शीतल, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें गलत समझा, पर अब मैं पछता रहा हूँ। मेरी मदद करो। तुम मेरे पापा की दोस्त की बेटी हो। हमारे बीच एक रिश्ता तो था। कम से कम उस रिश्ते का ही वास्ता देकर मुझे यहाँ से निकाल दो। शीतल ने जहर भरे अंदाज में कहा, तुम्हें रिश्ते याद आ गए? जब तुमने मुझे धुतकार दिया था तब ये रिश्ता कहाँ था? तुमने मेरे साथ क्या करा? मैं वो सब भूल जाऊं? मैं अपने उसूलों के खिलाफ जाकर तुम्हारी मदद क्यों करूं? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे मिन्नतें करी, शीतल मेरी मदद करो, मेरी उम्र ही किया है, मैं जेल में यूँ सड़ना नहीं चाहता। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, उन लोगों ने मुझे फंसाया है। फिर उसने गहरी सांस ली, मेरी तरफ गौर से देखा और इतना कहकर वहाँ से चली गई कि मैं सिर्फ ये जानने आई थी कि तुम इस हाल तक कैसे पहुँचे, बाकी फैसला कानून करेगा। शीतल के जाने के बाद मैं ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। मेरी जिंदगी के गलत फैसलों ने मुझे आज किस हाल पर लाकर छोड़ दिया। शीतल ने मेरे खिलाफ कोई फैसला नहीं सुनाया। उसने बस केस को और ज़्यादा वक्त दे दिया, शायद गौर करने के लिए या शायद मुझे और ज़्यादा सज़ा देने के लिए। मेरा केस अभी भी बीच में ही लटका हुआ था। जेल में बाकी कैदी भी कहते कि मेरी जान को कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि 420 के केस में सज़ाए मौत नहीं होती, पर सज़ा ज़रूर होती है। और मैं नहीं जानता था कि मेरी कितनी बड़ी सज़ा होगी। अब मैं इस जेल की सलाखों के पीछे बैठा हुआ था, शीतल के आगे फैसले का इंतज़ार कर रहा था और अपनी गलतियों का हिसाब दे रहा था। मैंने ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी गलती की वो ये थी कि मैंने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी। माँ बाप जो कहते हैं वो हमेशा उनकी औलाद की बेहतरी के लिए ही होता है, पर अक्सर औलाद अपनी ज़िद, मर्जी और जलन में आकर उनकी बात को ठुकरा देती है। मैंने भी यही किया। शीतल के साथ मेरा रिश्ता मेरे मम्मी पापा की मर्जी से तय हुआ था। वो जानते थे कि शीतल एक अच्छी लड़की है, वफादार है। वो जानते थे कि वो मेरे लिए एक बेहतरीन चुनाव है, लेकिन मैंने अपनी नादानी में उनकी बात को इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे दिल में एक और सपना पल रहा था, करीना का सपना। मुझे लगता था कि करीना मेरे लिए दुनिया की सबसे हसीन चीज़ है। उसके चमकदार कपड़े, उसकी कीमती हैंडबैग, उसके ऊंचे ख्याल, सब कुछ मुझे बहुत अच्छे लगते थे।
मैंने सोचा था कि मैं एक ऐसी ज़िंदगी गुजारूंगा जिसमें सिर्फ खुशियाँ होंगी, दौलत होगी और एक ऐसी पत्नी होगी जो हर महफिल में मेरी शान बढ़ाएगी। मगर मैंने अपनी आंखों से वो देखा जो शायद मैंने पहले कभी सोचा भी नहीं। करीना वो निकली जिसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक ऐसी चमकदार चीज़ जो अंदर से खोखली थी, और शीतल जिसे मैंने मामूली समझकर ठुकरा दिया था। वो असल में वो औरत थी जो मुझे ज़िंदगी के हर मोड़ पर संभाल सकती थी। मुझे खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मुझे गुस्सा आ रहा था कि मैंने शीतल के साथ वक्त क्यों नहीं गुजारा। मैंने उसे समझने की कोशिश क्यों नहीं करी। मुझे उसके पास बैठना चाहिए था, उससे बात करनी चाहिए थी। अगर मैंने उसे एक बार दिल से पूछा होता कि वो क्या सोचती है, क्या चाहती है, तो शायद आज मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान होता। एक जज की हैसियत से वो कितनी ताकतवर और समझदार थी, और मैं उसे ये कहकर छोड़ आया कि वो मेरे काबिल ही नहीं। मैं कितना बेवकूफ़ था। मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि एक पढ़ी लिखी औरत जो एक जज की पोस्ट पर काम कर रही है, वो किस हद तक काबिल हो सकती है, और वो अपनी ज़िंदगी के फैसले समझदारी से कर सकती है। मुझे याद आया कि शीतल हमेशा मेरा ख्याल रखती थी। वो मेरे लिए बेहतरीन खाने बनाती, मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती। वो चाहती थी कि मैं खुश रहूं, कामयाब रहूं। पर मैंने उसे प्यार देने की जगह सिर्फ और सिर्फ नफरत दी, उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं एक चमकदार चीज़ के पीछे भाग रहा था। और वो करीना, वो तो सिर्फ चमकने वाला एक खोखला शीशा थी, जो बाहर से अच्छी लगती पर अंदर से कुछ भी नहीं था। मुझे लगा था कि वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी, लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी बर्बादी बन गई। जब उसे अपना मतलब पूरा होता हुआ नजर आया, तो जब उसका दिल भर गया, उसने मुझे ऐसे छोड़ दिया जैसे मैं कभी उसकी ज़िंदगी में था ही नहीं। और सिर्फ छोड़ा नहीं, बल्कि मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम लगाया कि आज मैं जेल के सलाखों के पीछे बैठा हुआ हूँ, अपनी किस्मत को रो रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आगे मेरे साथ क्या होगा, क्या नहीं। मैं इस जेल के बाहर निकल पाऊंगा भी या नहीं। क्या मेरी ज़िंदगी दोबारा वही होगी जो पहले थी, या मैं हमेशा के लिए इस दाग के साथ जिंदा रहूंगा। एक बात जो मुझे अब बहुत अच्छे से समझ आई, वो ये है कि इंसान जब भी गुस्से में आकर, जलन में आकर या जज्बात में आकर कोई फैसला करता है, वो हमेशा मुंह के बल ही गिरता है। मैं भी गिर चुका हूँ, और अब शायद मेरे पास उठने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर मैं वक्त को वापस ला सकता, अगर मैं अपने फैसले बदल सकता, तो मैं शीतल के पास जाता, उससे बात करता, उसे अपनी पत्नी के तौर पर अपना लेता, उसे वो इज्जत देता जिसकी वो हकदार थी। मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजारता, उसके फैसलों को समझने की कोशिश करता। लेकिन अब पछताने से भी क्या होगा? वक्त तो मेरे हाथ से निकल ही चुका है। मुझे नहीं मालूम कि कल क्या होगा, पर आज मैं जान चुका हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान खुद अपने हाथों ही किया। ज़िंदगी एक ऐसा सफ़र है जो खुशियों गमों का एक चक्र। हर इंसान इस दुनिया में एक ख़ास मकसद के साथ आता है, लेकिन अक्सर हम ये समझने में देर कर देते हैं कि हमारी ज़िंदगी का असल मतलब क्या है। कुछ लोग मेहनत करते हैं और अपनी तकदीर खुद बनाते हैं, जबकि कुछ लोग किस्मत के सहारे बैठे रहते हैं और तकदीर की शिकायत करते रहते हैं। किस्मत एक खतरनाक चीज़ है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ पहले से तय हो चुका है, जो होना है वो होकर रहेगा, चाहे हम कितना ही जोर लगा लें। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर किस्मत ही सब कुछ है, तो फिर मेहनत की क्या ज़रूरत? सच ये है कि किस्मत और मेहनत साथ साथ चलती है। किस्मत मौका मांगती है, लेकिन कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो उन मौके से फ़ायदा उठाता है। ज़िंदगी में कभी ऐसा होता है कि हम अपनी पूरी मेहनत लगा देते हैं, पर नतीजा वैसा नहीं आता जैसा हम चाहते हैं। तब हम किस्मत को कोसने लगते हैं, पर शायद हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हर नाकामी के पीछे एक सबक छुपा हुआ होता है। कभी कभी ज़िंदगी हमें किसी बड़ी चीज़ के लिए तैयार कर रही होती है, पर हम एक वक्त की नाकामी को देखकर हिम्मत हार बैठते हैं। एक सच ये भी है कि किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जो आज खुशहाल है, वो कल मुश्किल में भी कर सकती है, और जो आज मुसीबत में है, वो कल खुशी की रोशनी भी ला सकती है। इसीलिए किसी भी हाल में ना तो गुरूर करना चाहिए और ना ही मायूसी का शिकार होना चाहिए। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, और किस्मत के दरवाजे भी कभी बंद कभी खुलते रहते हैं। जिंदगी हमें बार बार सिखाती है कि हर चीज़ हमारे मुताबिक नहीं होती। हम लोगों से प्यार करते हैं, मगर वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। हम सपने देखते हैं, पर हर सपना पूरा नहीं होता। प्यार करते हैं, पर हमेशा कामयाबी नहीं मिलती। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें रुक जाना चाहिए। असल कामयाबी ये है कि हम गिरने के बाद दोबारा खड़े हों, परेशानी के बाद दोबारा से कोशिश करें, और हर हाल में ज़िंदगी को एक नए मोड़ से देखने की हिम्मत पैदा करें।
किस्मत का खेल अजीब है। कभी हमें ऐसे लोगों से मिलवाता है जो हमारी जिंदगी बदल देते हैं, और कभी हमें ऐसे हालात में डाल देता है जहां से निकलना भी मुश्किल लगता है। पर इंसान वही कामयाब होता है जो उन हालातों का सामना करता है, जो किस्मत के लिखे को चैलेंज करते हैं, और जो हार मानने की जगह अपनी राह को खुद बनाता है। जिंदगी और किस्मत के इस खेल में सबसे ज़रूरी चीज़ सब्र और हौसला है। जो इंसान उन दोनों चीज़ों को अपना लेता है, वो कभी भी हार नहीं मानता, क्योंकि आखिर में किस्मत भी उसका ही साथ देती है, जो खुद अपनी तकदीर लिखने का हौसला रखते हैं। बाद में जब इस केस की और डिटेल्स को परखा, छानबीन की गई, पुलिस को ऐसे सबूत मिल गए जिनसे साफ साबित था कि मुझे यहाँ फंसाने की साजिश करीना और उसके पापा ने मिलकर की थी। वो बस किसी तरह से मुझे नीचा दिखाना चाहते थे, और करीना भी मुझसे उकता गई, इसलिए उसने ये कदम उठाया। मगर फिर नतीजा कुछ अलग निकला। सब सबूतों को देखकर फैसला हुआ कि मैं बेकसूर हूँ। करीना और उसके पापा को मुझे ट्रैप्ड करने के जुर्म में 10 साल की सज़ा सुनाई गई। करीना की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो गड्ढा वो मेरे लिए खोद रही थी, उसमें वो खुद ही गिर जाएगी। उसके बाद मैंने शीतल से मिलने की कोशिश की, उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगी, तो उसने कहा, मैं तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ, मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ है, और ये फैसला मैंने तुम्हारी हमदर्दी में आकर नहीं किया। जो सच था, सही था, उसी का साथ दिया। उसके बाद मैंने दोबारा उसे अपनाने की बात की तो उसने मना कर दिया। वो बोली, अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ, मुझे किसी साथी की ज़रूरत महसूस नहीं होती। मगर मैंने उसे फोर्स नहीं किया। फिर गांव वापस आया और माँ से गले लगकर फूट फूट कर रोया। इस सब से मुझे बहुत सबक मिले, बहुत टूट भी गया। पर अब कभी पहले की गई गलतियां नहीं करनी थी, बल्कि अब उन्हें सुधारना था। मैंने वहाँ काम करना शुरू कर दिया, माँ के साथ खुशी से रहने लगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।